हेलो दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण फ्रेंड्स वो वीडियो 5 मिनट की ही बनी, लेकिन क्योंकि अब हम इग्नू का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो ये घंटों की भी वीडियो हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। पृथ्वीराज रासो आदिकाल के सर्वाधिक विख्यात काव्य है। पृथ्वीराज रासो है वो इतिहास का सबसे ज़्यादा विख्यात काव्य है। ये काव्य जितना विख्यात है उतना ही विवादग्रस्त है। इस विवाद की पृष्ठभूमि से हमें परिचित हो लेना चाहिए। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता जांच के लिए विद्वानों ने उसे इतिहास की कसौटी पे कसने की कोशिश की और उन्हें निराशा हाथ लगी। जिन विद्वानों ने इसे इतिहास ग्रंथ के रूप में देखा उन्होंने तो इसे जाली ग्रंथ ठहरा दिया, इसमें कोई शक नहीं है। यदि पृथ्वीराज रासो से हम इतिहास ढूंढने चलेंगे तो हमें निराशा ही हाथ लगेगी। आइए देखें कि पृथ्वीराज रासो का इतिहास मानकर चलने वाले विद्वान क्या सोचते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, ऐतिहासिकता इनकी क्या थी। पृथ्वीराज रासो के विषय में जो अनुश्रुतियां प्रचलित है उनमें से यह आशा रखना स्वाभाविक है कि इस काव्य से पृथ्वीराजकालीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ेगा। कहते हैं कि इस काव्य के रचयिता चंद्रवरदाई और अपने आश्रयदाता पृथ्वीराज के दरबारी कवि ही नहीं, उनके अंतरंग मित्र भी थे। अतएव इतिहासकार विशेषता पाश्चात्य प्राच्यविदों को आशा थी कि इससे 12वीं सदी और 13वीं शताब्दी के उत्तर भारत के विषय में प्रामाणिक जानकारी मिलेगी। लेकिन 1876 में डॉक्टर वुलर नामक विद्वान को कश्मीर में पृथ्वीराज विजय नामक काव्य की खंडित प्रति मिली। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स कि 1876 में डॉक्टर वुलर नामक विद्वान को कश्मीर में पृथ्वीराज विजय नामक काव्य की खंडित एक प्रति मिली, मतलब एक कॉपी मिली जो खंडों में बटी हुई थी। यह काव्य भी पृथ्वीराज के जीवन पर आधारित है। डॉक्टर बुलर ने तुलना करके देखा कि पृथ्वीराज विजय में उल्लेखित घटनाओं एवं तिथियां इतिहास सम्मत है, जबकि रासो की इतिहास विरुद्ध। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं फ्रेंड्स। इसके विपरीत अनेक विद्वानों ने रासो की प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले तर्कों के विरुद्ध मत प्रकट किए, रासो की प्रामाणिकता का आग्रह किया। परिणाम स्वरूप रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का विवाद चल पड़ा। रासो को प्रामाणिक मानने वाले तर्क संक्षेप इस प्रकार हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि कैसे रासो के जो विवाद था उनको प्रामाणिक हमने माना, अप्रामाणिक जो तर्क था उसका संक्षेप इस तरह से था। रासो जो था काव्य उसको अप्रामाणिक मानने वाले का तर्क संक्षेप में कुछ इस तरह से था। अब आइए देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के अनुसार आबू के शासक जेत और सलक थे। पृथ्वीराज रासो के अनुसार जो आबू है फ्रेंड्स उसके शासक थे जेत और सलक थे, किंतु इनका कोई उल्लेख तत्कालीन शिलालेखों में नहीं मिलता है। इतिहास सम्मत तथ्य यह है कि उस समय आबू पर धारावर्ष परमार का शासन था। किसका शासन था फ्रेंड्स? परमार का। अब दूसरा देखते हैं। माफ करिएगा दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल में ये सारी चीज़ें को थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है, पर पूरा ध्यान पढ़ने पे लगाया जाए। दूसरा है, रासो के अनुसार गुजरात के राजा जो हैं वो भीमसेन को पृथ्वीराज ने मारा। रासो जो है चंद्रवरदाई जिसको लिखा है उसके अनुसार राजा भीमसेन को किसने मारा था? पृथ्वीराज रासो ने मारा। शिलालेख के अनुसार वह पृथ्वीराज के बाद भी जीवित था। अभी भी बहुत कंफ्यूजन है कि ये इसमें क्या सच है, इसको प्रामाणिक माने या नहीं माने। इसी प्रकार रासो में लिखा है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण से मारा। कैसे मारा फ्रेंड्स? शब्दभेदी बाण से मारा मोहम्मद गौरी को। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। ऐतिहासिक तथ्य ये है कि मोहम्मद गौरी 1203 में गक्करों के हाथों मारा गया। अब जो इतिहासकार थे वो कंफ्यूज थे कि आखिर क्या सच है क्या झूठ है। तो अभी आगे और देखते हैं दोस्तों क्या सच क्या झूठ। नेक्स्ट, रासो में लिखा है कि पृथ्वीराज की बहन पृथा का विवाह चित्तौड़ के राजा समर सिंह से हुआ। यह असंभव है क्योंकि राजा समर सिंह का समय 13वीं शताब्दी ईस्वी का उत्तरार्ध था है, जबकि पृथ्वीराज की मृत्यु 12वीं सदी ईस्वी में ही
हो गए। रासो के अनुसार क्या था, पृथ्वीराज की बहन प्रथा का विवाह चित्तौड़ के राजा समर सिंह से हुआ। अब आगे आते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या है देखते हैं थोड़ा। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार महामहोपाध्याय गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा के अनुसार इस तरह से हमने जांच कर देखा कि पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है। कैसा है, अनैतिहासिक ग्रंथ। उसमें चौहानों, प्रतिहारों और सोलंकियों की उत्पत्ति संबंधी कथा, चौहानों की वंशावली, पृथ्वीराज की माता, भाई बहन, पुत्र और सामंतों आदि के नाम अशुद्ध और कल्पित है। आपको पूछा जाएगा कि किसके अनुसार ये सब अशुद्ध और कल्पित है, तो महामहोपाध्याय गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा के अनुसार। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ले सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ही हाईलाइट हो गया, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, उस पर दिख नहीं रहा है कि क्या शब्द है। हाँ नेक्स्ट अब आगे आते हैं। उसमें चौहानों, प्रतिहारों, सोलंकियों की उत्पत्ति संबंधी कथा, चौहानों की वंशावली, पृथ्वीराज की माता, भाई बहन, पुत्र, रानियां आदि के विषय की कथाएं, बहुत सी घटनाओं से संबंध और प्रयास, सभी घटनाओं एवं सामंतों आदि के नाम अशुद्ध एवं कल्पित है। कुछ सुनी सुनाई बातों के आधार पे इस बृहत काव्य की रचना की गई है। भाषा की दृष्टि से यह ग्रंथ प्राचीन नहीं दिखता फ्रेंड्स। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी से उदित आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वान ने पृथ्वीराज के समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया और 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया। रासो में चंगेज, तैमूर आदि पीछे का नाम आने से यह संदेह और पुष्ट होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे प्रवृत्ति रचना और भट्ट भनांत कहा। दोस्तों ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि किसने इसको प्रवृत्ति रचना और भट्ट भनंत कहा। तो हिंदी जो इतिहास साहित्य के इतिहास लेखन है रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे प्रवृत्ति और भट्ट भनंत कहा, प्रवृत्ति रचना और भट्ट भनंत कहा। और ये जो लाइन है फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम थोड़ा दूसरे कलर से हाईलाइट कर देंगे ताकि जब हम रिवीजन करें तो हमें ये लाइन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसको हमें याद रखनी होगी फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट, रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में बाबा श्याम सुंदर दास, रासो के संपादक मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या उल्लेखनीय है। बाबू श्याम सुंदर दास, रासो के संपादक मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या उल्लेखनीय है। बाबू श्याम सुंदर दास इसे काव्य ग्रंथ मानकर इसे ऐतिहासिक तथ्यों की कसौटी पर कसे जाने को उचित नहीं मानते। पांड्या जी ने तो इसकी तिथियों को इतिहास सम्मत सिद्ध करने के लिए एक संबंध आनंद संबंध की कल्पना कर डाली। पांड्या जी के अनुसार रासो के उल्लेखित संबंधों में विक्रम संवत से सवत्र 90 to 91 वर्षों का अंतर पड़ता है। इसका कारण यह है कि रासो की उल्लेखित तिथियां विक्रम संवत ही नहीं आनंद संवत के अनुसार अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने रासो के इस दोहा को प्रस्तुत किया। अब दोहा क्या है दोस्तों, तो दोहा ये है, एकादश सय पंचदह विक्रम साक आनंद तिहि रिपुजय पुहरन को भाए पृथ्वीराज नारिंद। ये एक दोहा है जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट दोहा है। नेक्स्ट, उनके मत अनुसार विक्रम साक आनंद का अर्थ है 90, अ का अर्थ है 0 और नंद का अर्थ है 9, अर्थात 91 विक्रम संवत से 90 वर्ष घटा देने से आनंद संवत बनते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के आधार पर। पांड्या जी के इस विचार पर विद्वानों ने संदेह प्रकट किया और आनंद संवत की धारणा मान्य नहीं हुई। अब आते हैं रचनाकार और रचनाकाल। अब
अब यह तय हो गया कि पृथ्वीराज रासो इतिहास ग्रंथ नहीं, यह एक काव्य ग्रंथ है, परंतु प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का विवाद इस प्रश्न से भी जुड़ा है कि कभी चंद्रवरदायी पृथ्वीराज के समकालीन थे या उसके उन्होंने बाद में पृथ्वीराज रासो की रचना की। ये एक क्वेश्चन मार्क है फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हुए क्लियर होगा। इस काव्य में रचना काल और भी विवादास्पद रहा। ओझा जी ने इसका रचना काल 16वीं शताब्दी में अनुमानित किया था। शुक्ल जी इसे पृथ्वीराज चौहान के समय का काव्य नहीं मानते। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का विचार है कि रासो का वर्तमान रूप अधिक से अधिक 17वीं शताब्दी के मध्य में ही प्राप्त हुआ होगा। पृथ्वीराज रासो के एक महत्वपूर्ण संपादक डॉक्टर कामता प्रसाद गुप्त के अनुसार, ये कामता होना चाहिए लेकिन शायद माता प्रसाद लिखा हुआ है, जबकि ये क मिट गया है। कामता प्रसाद गुप्त के अनुसार सभी दृष्टियों से पृथ्वीराज रासो की रचना से 1400 लगभग रचना सन 1400 के लगभग हुई मानी जा सकती है, इसके पूर्व नहीं। पृथ्वी विद्वान रासो को तो अप्रामाणिक मान ही चले थे। इस बात में संदेह करने लगे थे कि चंद नामक कोई सरोकार कभी भी था या नहीं। इस बीच प्रसिद्ध अपभ्रंश विद्वान मुनि विजय जी ने संग्रह के अंश जयचंद प्रबंध ही में से 4 ऐसे छप्पियों का अनुसंधान किया जो चंद के नाम से, इनमें से 3 छप्पे पृथ्वीराज रासो में थोड़े बहुत परिवर्तित रूप में मिल जाते हैं। पुरातन प्रबंध संग्रह का संकलन 14वीं शताब्दी में हुआ, अतएव इसमें संकलित छप्पे इसके पूर्व के होने चाहिए। इसी आधार पर मुनि जी का विचार है कि इससे प्रमाणित होता है कि चंद कवि निश्चिततया एक ऐतिहासिक पुरुष था और वह दिल्लीश्वर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज का समकालीन और उसका सम्मानित एवं राजकवि था। उसी ने पृथ्वीराज के कृतिकलाप का वर्णन करने के लिए देश से प्राकृत भाषा में एक काव्य की रचना की जो पृथ्वीराज रासो के नाम से प्रसिद्ध हुई। पृथ्वीराज रासो में डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त 164 से उद्धृत है। अब आगे देखते हैं। इन 4 छप्पियों के मिल जाने से यह निश्चित हो गया है कि 14वीं सदी के पूर्व में चंद नामक कोई कवि हुआ था। उसने पृथ्वीराज चौहान पर काव्य रचा था और वर्तमान रूप में प्राप्त रासो में चंद की रची हुई अनेक पंक्तियां थोड़े बहुत परिवर्तित रूप में मौजूद हैं। इस जानकारी से नया प्रश्न यह खड़ा हुआ कि वर्तमान रूप में रासो का मूल क्या था, उसमें कितना प्रक्षेप था। दोस्तों अब हम ये जो मूल पाठ है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक वीडियो में इतना बड़ा इसलिए नहीं बनाती क्योंकि हमारा माइंड सेट है कि अगर एक वीडियो 1 घंटे का है तो हमारा जो पेशेंस का लेवल है इतना कम है कि हम 1 घंटे बैठ के नहीं पढ़ सकते। हर 10 मिनट 20 मिनट के बाद हमें कुछ टहलना है, किसी से बात करनी है। इस वजह से मैं छोटा छोटा वीडियो बनाती हूँ ताकि आप थोड़ी देर इसको देखें, उसके बाद आप रेस्ट करें, फिर आप दोबारा देखें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मूल पाठ पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।